ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव। S&P 500 की रिकॉर्ड क्लोजिंग शुक्रवार को देखने को मिली। कल निचले स्तरों से करीब 200 पॉइंट सुधरकर डाउ में हुई समाप्ति। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट ऊपर। एशियाई बाजार और SGX निफ्टी भी बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। दूसरी तिमाही की उम्मीद से बेहतर जीडीपी के बाद आज आएंगे ऑटो बिक्री के आंकड़े। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन के चलते टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में 10 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद। रूरल मार्केट में दमदार रिस्पांस से ट्रैक्टर सेल्स में भी दिखेगी तेजी। वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरों से सोने चांदी में तेज गिरावट। MCX पर सोना 47,800 के नीचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गोल्ड 5 महीने के निचले स्तर पर, चांदी 60,000 के नीचे फिसला। मॉडर्न वैक्सीन ने किया कोरोना से जंग में 94% प्रभावी होने का दावा। इमरजेंसी यूज में करेगी मांग। इंट्राडे में लीवरेज पर लगेगी लगाम। आज से लागू होंगे पीक मार्जिन के नए नियम। ब्रोकर दिन में 3 से 4 बार करेंगे मार्जिन की रिपोर्टिंग। 25% से ज्यादा मार्जिन पर लगेगी पेनल्टी। साथ ही साथ 4 दिसंबर को कोरोना पर सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी। देश में कोरोना केस 94 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई थोड़ी कमी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बैंकों के बीच सांठगांठ के आरोप। ऑफलाइन स्टोर्स को हो रहा है भारी नुकसान। कारोबारियों ने सरकार से की कड़े कदम उठाने की मांग। CAIT ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दी शिकायत। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। ज्यूजिस फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट वरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही गिनी जेम्स कंसल्टेंट्स के MD और CEO मेहरबून ईरानी जी भी हमारे साथ हैं। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी भी हैं। तो ये 3 बड़े फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आपकी आज मदद करने वाले हैं मुनाफे की तैयारी में। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी दमदार पैनल है। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, कॉन्टेक्ट एडवाइजर्स के शुभम अग्रवाल, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स के कविता जैन, साथ ही प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी हमारे साथ हैं और मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल साहब भी। बाजारों पर जो ग्लोबल मार्केट्स पर जो नजरिया है, इस पर बात करने के लिए सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के MD ट्रिप चौधरी साहब। और यतिन, देखिए आपको बताएंगे कार्यक्रम की शुरुआत में कि जो मार्जिन के नए नियम है, इसका असर शेयर बाजार पर आज कैसा पड़ने वाला है। क्या नियम है, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सब भी देखिए जानकारी आपको इसी शो में मिलेगी। आशीष से जानेंगे आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। तो आशीष ने भी एक बढ़िया जैकपॉट की देखिए तैयारी करी है और पिछले हफ्ते भी देखिए उनके जैकपॉट्स ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। एक जैकपॉट तो 20% भागा था और पिछला वाला जैकपॉट भी हमने देखा था मिर्जा इंटरनेशनल करीब इंट्राडे में 15% की रैली दिखा रहा था। तो आज का जैकपॉट कौन सा है वो आपको बताएंगे 9:07 पर। हर्षदा से जानेंगे कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपको सुमित बताने वाले हैं। तो पूरा एक्शन, पूरी खबरों का तड़का आपको इस शो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स क्या भाग रहा है, ये तो चलता ही जा रहा है। भागेगा। मॉडर्ना कह रहा है कि अपना जो डेटा वो देने वाले हैं US FDA को और इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगी उनको, तो मतलब फिर गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, लगना शुरू। और इसी के साथ जो बाकी 3 कंपनियां और हैं, फाइजर है, स्पुतनिक है, ये सब भी धीरे धीरे करके मार्केट में उतरने वाली हैं। तो अब वहाँ के तो बल्कि अमेरिका में तो लोग डेट भी दे रहे हैं कि 10 या 12 दिसंबर के आसपास से मार्केट में आ जाएगी दवा और लगना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर वैक्सीन की है जो कि मार्केट को ड्राइव करती हुई देखने को मिल रही है। वीकेंड के दौरान जो 2 ट्रेडिंग सेशन हम लोगों के हिसाब से थे, एक फ्राइडे को हमारा वाला सेशन का जो इम्पैक्ट मंडे को आना चाहिए तो वो हमने देखा नहीं, और मंडे का फिर अब तो इन दोनों सेशन में अमेरिकी बाजार फ्लैटिस थे या थोड़ी बहुत कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वो इसकी वजह कोई बुरी खबर नहीं थी, रूटीन प्रॉफिट बुकिंग थी। नवंबर का महीना इतना बढ़िया गया है 1987 के बाद पहली बार, तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे संकेत बढ़िया हैं। ओपेक की आपने चर्चा की, ओपेक की बैठक शुरू हो रही है। ओपेक के देशों में कल हमने एक ट्वीट भी किया था कि नाइजीरिया के वो मान रहे हैं कि प्रोडक्शन कट आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। रूस भी इस पे इन प्रिंसिपल एग्री है। तो अब देखते हैं आज किस तरीके की आउटकम निकल के आते हैं, आज से कल के बीच में हमें पता चल जाएगा। लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि अगले 3 महीने कम से कम ये प्रोडक्शन कट जो जारी रहेगा। और क्रूड का
आगे बढ़ना प्राइस का इस समय भारत के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड बिक रहा है, ये खबर है, ना कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ये नेगेटिव है, क्योंकि डिमांड पुश होना बहुत ज़रूरी है और वो डिमांड पुश होता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो मुझे लगता है क्रूड की ऊपर नज़र रहेगी हम लोगों की, और अगर कहीं मान लीजिए प्रोडक्शन कट कंटिन्यू नहीं होता है तो अगेन ये इंडिया के लिहाज से बहुत पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो उम्मीद से बेहतर यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। और आप ये भी बता रहे थे कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो भी अनुमान से बहुत ही बेहतरीन आए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिजर्व बैंक गेस नहीं कर पाया। उनके बाई मंथली जर्नल में लिखा गया था आर्टिकल के तौर पे कि 9% नेगेटिव आना चाहिए, वो 7.5% नेगेटिव आया। तो हर फ्रंट पे बीट किया है। सिर्फ दो आंकड़ों पे नजर रखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग जो है पॉजिटिव हो गया है, YOY भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिकवरी है ही है। दूसरा आंकड़ा जो मैं बहुत पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो कम है। अब सरकार के ऊपर और प्रेशर बन गया है कि जल्द से जल्द और खर्चे करते हुए आपको यहाँ पे दिखेगी। होटल और ट्रेड सेगमेंट वाला जो हम लोग इतना कहते थे, उसमें शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। तो सारे आंकड़े बेहतर हैं, जीडीपी उम्मीद से बेहतर है। अब लोगों ने अपने सारे एस्टिमेट चेंज कर दिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस साल का अंत यानी FY21 फ्लैटिस या 1% पॉजिटिव में क्लोज हो सकता है, क्योंकि रिकवरी की स्पीड बहुत तेज है। तो Q3 के जो आंकड़े आने वाले हैं आएंगे वो हमें देखने होंगे किस तरीके के आते हैं। मुझे लगता है कि जीडीपी जो है सबको सरप्राइज करे रही, और अभी तो वो जो असली ग्रोथ है वो कैप्चर ही नहीं हुई, क्योंकि ये जो Q2 के आंकड़े हैं उस समय न तो फेस्टिवल सेल के आंकड़े थे, ना गाड़ियों सेल के आंकड़े थे हमारे पास। ये तो सब हिस्ट्री अभी हम बता रहे हैं। जो लास्ट 2-3 महीने में बम्पर तेजी बनी है मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसका आंकड़ा Q3 में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए जीडीपी डेटा में, जैसा कि नीरज जी आपको बता ही रहे हैं, ये सेकंड क्वार्टर का है, लेकिन एग्री ग्रोथ बहुत शानदार हुई है और वो आपके थीम में बहुत अच्छी तरीके से आपको आज सम्मिलित होती हुई दिखेगी। सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको बेहतरीन तरीके से चलेंगे। FMCG और ऑटो काउंटर्स और सीमेंट स्पेस पर भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए, जीडीपी का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है। ये नेगेटिव जो दिख रहा है इससे आपको घबराना नहीं है, ये उम्मीद थी इससे ज्यादा खराब होने की, और देखिए नेगेटिव 7.5 ही आया है, तो उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। और नमूरा की रिपोर्ट देख लीजिए या किसी भी FII की ब्रोकरेज की हाउस की रिपोर्ट देख लीजिए, वो सब कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बहुत ही पॉजिटिव है। तो देखिए, डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सेंटा रैली चलेगी। पहले नॉर्थ पोल में आते हैं सेंटा, उसके बाद आगे आते हैं, पूछते हैं कि यूएस में किस तरह का मूड माहौल है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हैं ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के MD ट्रिप चौधरी साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया सर। बताइए, व्यू कैसा है आपका? डाउ फ्यूचर्स तो हम लोग देख रहे थे घंटे भर पहले 150 पॉइंट ऊपर था, इस समय 250 पॉइंट ऊपर हो चुका है, 250 पॉइंट्स। आप कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को और भारत को भी सर? देखो, 2-4 चीजें हो रही हैं इंडस्ट्री में। पहले तो इकॉनमी ना बहुत ही खराब है USA में। लॉकडाउन इंक्रीज कर दिया है, रिटेल इज वेरी वीक, आपका ये जो है हॉस्पिटैलिटी इज वेरी वीक, तो इकॉनमी इज वेरी वीक। तो बिकॉज इकॉनमी इज सो वीक, द फेड विल कंटिन्यू टू स्टिमुलेट द इकॉनमी। तो जो फेड जो बचाता है इकॉनमी को, वो होता जा रहा है। बिकॉज ये महीना जो है दिसंबर इज वेरी क्रिटिकल USA में, बिकॉज क्रिसमस सेल्स होती है, सब कुछ होता है। तो आपको वो बहुत फेड को, मार्केट को सपोर्ट करना पड़ता है। अगर सपोर्ट नहीं करेगा, लोग खरीदारी नहीं करेंगे, इकॉनमी बहुत खराब हो जाएगी। तो 3 थिंग्स आर हैपनिंग। पहली तो फेड इज कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट। दूसरा, जो आपने बोला है कि कोरोना वायरस, कोविड का वैक्सीन आ रहा है। नंबर 3, अब चांसेस ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट, नॉट बाइडेन। सो ये तीनों चीजें आर हेल्पिंग द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। चौधरी साहब, आपको प्रकाश दिवस की शुभकामनाएं। मेरा बस प्रश्न इस पर था, ये जो FII इनफ्लोज आ रहे हैं भारतीय बाजार में, लगभग $1 बिलियन आपने फ्राइडे को आता हुआ देखा, और नवंबर में ये आंकड़ा लगभग अब 60,000 करोड़ होता हुआ जा रहा है। आपके हिसाब से ये इनफ्लोज कंटिन्यू करते रहेंगे? मेरे ख्याल से इनफ्लो तो कंटिन्यू करते रहेंगे, बिकॉज इंडिया जो है इज अ वेरी हाई ग्रोथ इकोनॉमी। आप ये देखिए कि इकोनॉमी में क्या है, इंटरनेट इज अंडर पेनिट्रेटेड, पॉपुलेशन इज वेरी हाई, डिजिटाइजेशन इज स्टार्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज स्टार्टिंग। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इज माइग्रेटिंग अवे फ्रॉम चाइना इनटू वियतनाम एंड इंडिया। तो आप देखिए कि और अपॉर्चुनिटी बहुत है।
तो एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स नॉट लाइक चाइना। तो जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस विद इंडिया, व्हिच इज इवन दो एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज इट्स इश्यूज, लेकिन दीज आर नॉट दैट सीरियस ऑफ एन इशू, दे आर फिक्सेबल। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। वाह सर, ये तो म्यूजिक है हम लोगों के लिए। इंडिया में इन्फ्लो होते रहेंगे और क्या गजब के फ्लोज आए हैं अब हमारे यहाँ। FIIs ने नवंबर के महीने में 65,000 करोड़ की बाइंग कर ली है। इवन छुट्टी पर जाने से पहले हमने देखा 7,700 करोड़ की बाइंग का आंकड़ा निकल कर आया। अब तो हर रोज डॉलर्स आते जा रहे हैं और हमारे बाजारों को सपोर्ट मिलता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज के दिन शामिल होने के लिए। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की बात डॉक्टर साहब स्ट्रेटजी ले आइए, उसमें भी यही लिखी है कि FII के फ्लोज बहुत ही गजब के रहेंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, सितंबर में थोड़ी सी बिकवाली हुई थी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और ये देखिए नवंबर, ये है सिक्सर वाला महीना। और अब देखिए दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर में भी एक्सपेक्टेशंस यही किए जा रहे हैं कि फ्लोज बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो नए नियम आ रहे हैं मार्जिन से, जो आपको वीकेंड पर खूब लोगों ने देखिए SMS मैसेजेस, व्हाट्सएप खूब घुमाए, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिड कैप्स पर फोकस करिए, स्मॉल कैप्स पर फोकस करिए। इसलिए आज स्ट्रेटजी का जो हेडर है वो ये है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल और यही आपको पैसा बनाकर देगा। केवल इसके ऊपर नजर रखिएगा, छोटा जितना छोटा स्टॉक उतनी बड़ी उछाल आपको देखने को मिलेगी। और आप पिछले हफ्ते का डेटा देख लीजिए, स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है। लास्ट वीक भी हम कह रहे थे मिड कैप किंग है, इसी के ऊपर नजर रखिएगा। आप देखिए स्मॉल कैप ने 6% के रिटर्न्स दिए, मिड कैप ने 4% के रिटर्न्स दिए, बैंक निफ्टी करीब करीब 1.5% चला और सेंसेक्स और निफ्टी जहां पर सबसे ज्यादा पैसा है वो करीब करीब 0.25% चला है। तो देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स में, मिड कैप्स में बहुत ही बड़ी रौनक देखने को मिल रही है। मार्जिन से होगा क्या? अब लागत बढ़ेगी आपकी थोड़ी सी, लेकिन क्या आप काम धंधा बंद कर देते हैं, शटर गिरा देते हैं जब मार्जिन बढ़ जाता है या आपकी लागत बढ़ जाती है? अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं, नहीं, आप अडेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इस नियम को भी बाजार अडेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट नियम आया हो जिससे आपको पता नहीं था कि ये होने वाला हो। तो देखिए नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। जी हाँ, डेट है आज की, आज से लागू होने वाला है। तो जैसे कि पहले भी कई नियम आए और उनको हमने लागू कर लिया, मुझे लगता है इस नियम को भी आराम से बाजार जो है वो पचा लेगा। तो इससे देखिए घबरा कर कहीं आप सोचें कि आज का दिन छोड़ दें, देख लें, तो आप एक दिन अपना लूज कर रहे होंगे। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स पर नजर रखेंगे तो बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और लार्ज कैप्स गिरेंगे ही नहीं। जब FIIs का इतना बड़ा फ्लो आएगा तो देखिए लार्ज कैप्स को करेक्ट होने में बहुत मुश्किल होगी। तो सेंटर रैली जारी रहेगी, ये राय बिल्कुल क्लियर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए वैक्सीन आ रही है और वैक्सीन आ रही है तो क्या हो रहा है? जब वैक्सीन नहीं थी शैल जी, तब सोना बढ़ रहा था। अब वैक्सीन आ रही है तो देखिए सोना घट रहा है, सोना में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सबसे ज्यादा पैसा सारे सेंट्रल ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने बनाया है गोल्ड में। क्या रैली देखने को मिली है। और अब देखिए वहां पर मुनाफा वसूली हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं साल के अंत में जो है ना इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे वो लोग, तो ऐसा नहीं है। सोना में देखिए पैसा बना है तो सोने में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होगी। बहुत सारे लोग मिस आउट हो गए, वो खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये मत सोचिए ईयर एंड है तो बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आ जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और गोल्ड करेक्ट यहां से और होगा, ये हो सकता है। देखिए गोल्ड नवंबर में 6% करेक्ट हुआ है और अगर आप डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कितना गोल्ड ऊपर से अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। तो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बना है। इक्विटीज में मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के महीने में कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। एक बात और बस कहना चाहता हूं इससे पहले कि स्ट्रेटजी क्लोज करूं और एक्सपर्ट्स के पास आऊं। आप देखिए पुट कॉल रेशियो क्या है। पुट कॉल रेशियो है 1.28। ये ओवरबॉट नहीं है, ये ओवरसोल्ड भी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है। 1.28 बहुत ही बढ़िया पिच मानी जाती है। बल्लेबाज यहां पर आगे डांस करके विकेट पे सिक्सर लगाने वाले हैं। तो ये जब ऊपर होती है तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स, डॉक्टर साहब दिखाइए इंडिया विक्स 20 के नीचे है। तो क्यों होगा ये देखिए गिरावट? ऐसा नहीं लगता आपकी बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी क्योंकि इंडिया विक्स भी इस समय बुल्स के फेवर में है। तो अच्छी सनी पिच है। देखिए ये इंडिया विक्स दिखा रहा है, ये सन है हमारा, ये डर्क वाला इंडेक्स है। ये 20 के नीचे रहे ना, बुल्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और पुट कॉल रेशियो, इन दोनों को देखिए और बैटिंग करिए। और सबसे बड़ी बात, इस समय डाउ फ्यूचर्स बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देखिए अमेरिका के बाजारों में कल जब गिरावट हुई थी सब लोग कितना डर गए थे। जब सुबह उठ के मैंने देखा तो पूरा रिकवर हो गया। नैस्डैक कुछ 5-10 पॉइंट ही नीचे जाकर बंद हुआ है। संकेत तो इससे बढ़िया हो नहीं सकते। मंगलवार का दिन है, मंगलमय रहने वाला है। तो मंगलवार का दिन है और ऑटो नंबर्स हेमंत जी आपकी तरफ आने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात जो आपने कही वो PCR रेशियो और विक्स है।
पीसीआर अगर 1.27 है तो एक बात तो ये भी है कि ये एफएनओ पर ही लागू होता जी है, हाँ, राइट? सही तो है। मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पर आपको बहुत शानदार बाइंग आती हुई दिख सकती है, उसको इस आंकड़े से कोई खास मतलब नहीं, लेकिन फिर भी पूरा बाजार एक बहुत ही अच्छी स्टेबल पिच पर है और यहां पर आप बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया बैटिंग करिए। अब तो बर्गर किंग के बर्गर भी खाने का समय आ गया है, तो जी। देखिए वहां पर भी आपको एंकर बुक आज शाम तक आ जाएगी सामने। तो प्राइमरी मार्केट में भी आपका इस हफ्ते पैसा बनने वाला है और सेकेंडरी मार्केट में भी बन रहा है। यतिन बिल्कुल लाल रंग की टाई पहनकर तैयार हैं बताने के लिए नए नियम क्या हैं। और ये देखिए आपको दिख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर सुमित, जो आपको बताएंगे कि जीडीपी के आंकड़ों के बाद जो ग्लोबल जो गुरूज हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को। तो पूरा का पूरा देखिए हमारे सीएनबीसी आवाज की टीम तैयार है। हर्षदा भी देखिए आपको नजर आएंगी बताने के लिए स्टॉक्स इन न्यूज, और वो देखिए आशीष आपको नजर आ रहे हैं ऊपरी हिस्से में, बताएंगे आज का जैकपॉट आइडिया कौन सा है। तो सारे मेहमानों को उसका स्वागत है। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ हैं, राजेश सतपुते जी भी हैं, प्रकाश गाबा जी, मयूरेश जोशी जी, शुभम जी, सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है। गाबा साहब, शुरुआत आपसे बताइए, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं भारतीय बाजारों को आज आप? ग्लोबल संकेत तो बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं, और आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी बताइए। वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। Morning, मुझे sir. लगता है कि निफ्टी का जो ट्रेंड अरे रे रे, सिंपल है, कहीं थोड़ी सी 13,000 का दिक्कत जो आ रही आंकड़ा है। है, एक बार इसकी 13,050 पार कर लेगा तो एक अच्छी तेजी देखेंगे। वो कहां तक ले जा सकता है? शायद 13,000, पहला तो हमारा टारगेट है 13,107, वो तो पार कर ही लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स है वो मैं कहूंगा 13,282, मुझे लगता है वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में वीकनेस नहीं है। एक तो ये निफ्टी की बात, रही बात बैंक निफ्टी की, वेल हमारा 30,000 का जो आंकड़ा है वो तो बरकरार ही है। उसके ऊपर जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स है उसको थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब 2-4 दिन लग सकते हैं। वो है 30,762। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी एक मूव है। तो जब हम रुझान देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं ऑल टाइम हाई लगेंगे शेयर बाजार में? ये जो आपने 13,282 का टारगेट बताया है निफ्टी का, डॉक्टर साहब दिखाइए वो काउंटडाउन। 13,145 का 25 नवंबर को हमने हाई देखा था, और हम लोग आजकल ट्रैक कर रहे हैं 13,200 के लेवल को, जिसको हम लोग कह रहे थे देखिए हासिल होगा, पक्के तौर पर होगा। और वो काउंटडाउन दिखाएंगे डॉक्टर साहब, तो देखिए हम ऑल टाइम हाईज फिर से लगाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चार्ट्स आपको इस तरह के संकेत दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जब तक वो काउंटडाउन लाएंगे, गावा साहब आप जब तक बताइए कि आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया कौन सा है? हीरो मोटर्स, मुझे लगता है यहाँ पर अपमूव है। जो इसका स्ट्रक्चर है हीरो मोटर्स का बहुत ही बढ़िया है। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड मुझे लगता है करीब 3,200 का है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 3050। हीरो मोटर्स बाय। दिख रहा है हीरो मोटर्स पर एक बाय कॉल, और आज इसके आंकड़ों की उम्मीद है 6.5 लाख यूनिट इस कंपनी शायद नवंबर में बेची है, जो कि ईयर ऑन ईयर 23% ग्रोथ है। राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए आज का मेरा जो फोकस होगा वो थोड़ा फार्मा सेक्टर पे होगा, और उसमें से भी इन पर्टिकुलर अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, जिसका चार्ट मुझे बेहतरीन लगता है। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जहाँ पे लोअर लेवल पे 4,600 4,650 का सपोर्ट लेने के बाद नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग अबव 4,800। तो 4,800 के ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है। 4860 के आसपास का इसका क्लोज है, तो 4,800 का ही मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा अपने ट्रेडिंग के लिए, और इसका जो टारगेट दिखता है वो करीबन 5,000 का लग रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर नजर होगी, फार्मा का दिन होगा आप कह रहे हैं। चलिए तो इस सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। शुभम अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी स्वागत है, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और आपका टॉप आइडिया। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, Morning, गुड sir. मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो पहले तो मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं पे जो मेरा छोटा सा टिप्पणी है कि आप हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट करते जा रहे हैं ये चीज़ का जवाब देना, बिकॉज ऐसा कोई डेटा पॉइंट था नहीं जो आपने छोड़ा हो हमारे अरे लिए। by थोड़ी God. देर पहले मैं आपको सुन रहा था, और आई थिंक आपने सारे जो हम बना के लेके आते हैं वो सारा आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो चलिए, 3 ठीक है। पॉइंट जो आपने ऑलरेडी बोला है उसमें से लिक्विडिटी की आपने बात की, लिक्विडिटी मैसिव है। और अगर आप देखेंगे तो जो एक यूएस में अब डर बना हुआ है कि डॉलर इंडेक्स गिरता जा रहा है, 3 साल के जो लो को अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुझे लगता है कि लिक्विडिटी का फ्लो बहुत बढ़िया बना हुआ है, और ये जो ट्रेंड है वो बना ही रहेगा।
विक्स की आपने बात की, विक्स पे मैं भी सहमत हूं कि अब मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन विक्स में हमें देखने को मिला है, उसके बाद हो सकता है कि 17 के लेवल पे विक्स एक बार हमें जाता हुआ दिखे, जो कि बाजार के लिए पॉजिटिव है। और वाई पीसीआर का भी जैसे आपने बताया कि जो पुट कॉल रेशियो का जो डेटा है वो काफ़ी कन्विंसिंग है। और इमीडिएट ओपन इंटरेस्ट का आपने बात नहीं किया, थोड़ी देर में वीरेंद्र जी अगर होते तो शायद वो भी बात हो जाती। तो ओपन इंटरेस्ट कहीं पे इमीडिएट कोई भी सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये 4 डेटा पॉइंट है जो मैं लेके आया था, और मुझे लगता है कि चारों ही डेटा पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बिल्कुल जो ट्रेंड है इंडेक्स में वो पॉजिटिव है। तो आज का जो मेरा पिक है, मेरा भी फार्मा से ही एक पिक है, और मुझे लगता है कि डिवीज लैब, जहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग डे को हमने देखा कि एक न्यू हाई के साथ स्टॉक ने क्लोज दिया था, और ओवरऑल फार्मा स्पेस में डेरिवेटिव एक्टिविटी अब देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। तो डिवीज लैब का 3800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 105 रुपए का, और 68 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और यही ट्रेड अगर हम फ्यूचर में बना रहे हैं तो 3720 का टारगेट होगा डिवीज लैब फ्यूचर का, और 3550 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन। शुभम जी, एक डेटा की और बात रह गई थी, और हमारे डायरेक्टर साहब बहुत फास्ट हैं। देखिए, सीएनबीसी आवाज की जो टीम है उन्होंने दिखा दिया वो डेटा, जब आपकी स्ट्रेटजी आप बता रहे थे। डॉलर इंडेक्स 92 पर है, ये 93 94 होता तो देखिए दिक्कत होती, लेकिन ये भी डेटा जो है ये भी बुल्स के सपोर्ट में ही नजर आ रहा है। मानस जायसवाल साहब को भी जोड़ लेते हैं। जायसवाल साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया, मार्केट पर व्यू। देखिए, मार्केट पे व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, और हेमंत जी, मेरा समझना ये है कि शायद हमें बहुत ही जल्दी 13,250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जब तक 12,800 के नीचे की क्लोजिंग ना दे, तब तक आपको बेरिश होने की जरूरत नहीं है। गिरावट पे खरीदारी करनी है, आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच करता है। 12,800 के स्टॉप लॉस रखिए, 13,250 के टारगेट सेट करिए। अब अगर हम एक कन्विक्शन आइडिया की बात करें, तो कन्विक्शन आइडिया है फेडरल बैंक। देखिए, बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में जितने भी प्राइवेट बैंकिंग नेम है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर है। मेरे ख्याल से काफी बैंक तो ऐसे हैं जो शायद 20% ऊपर होंगे, लेकिन फेडरल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी निकला है स्टॉक। हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन चार्ट्स पे दिख रहा है। लास्ट सेशन में वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक में आप करेंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अब स्टॉक तैयार है एक बड़ी रैली के लिए। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करिए, 59 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, और कम से कम 69 की टारगेट सेट करिए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में फेडरल बैंक टेस्ट कर सकता है। चलिए, 5% ऊपर हेमंत जी, आपने फ्राइडे को फेडरल बैंक को टॉप एफएनओ गेनर देखा था बैंकिंग स्पेस में। यहां पर एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है मानस जायसवाल साहब से। मयूरेश जी से जुड़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बाजार को वो पहचानते हैं और बेहतरीन रिसर्च करते हैं। जोशी साहब, स्वागत है आपका। बताइए एक जोशीला काउंटर और आपका व्यू बाजार पर। मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे मार्केट पे व्यू है, आई थिंक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हल्की सी होगी, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी साइन, बट मार्केट पे व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट वीकेंड पे वी हैड कम आउट विद अ वेरी एक्सटेंसिव रिपोर्ट प्रीवियस बुल साइकिल्स का, और जो एक्सटेंशन होती है निफ्टी की, और हमें अभी भी लगता है आई थिंक जो 2004 का साइकिल था, 2001 to 2 का जो साइकिल था, और जो पीक मिले थे निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से, आई थिंक देयर इज स्टिल स्पेस टू गो। आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में जैसे हेमंत जी बता रहे थे, वहां पे आई थिंक जो जबरदस्त तेजी है वो बरकरार रहेगी। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस रखिए, रूरल, सीमेंट, ये थीम्स पे फोकस रखिए, और स्पेशलिटी केमिकल्स। हैविंग सेड दैट शैल जी, आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल से ही पिक रहेगी। स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। 2-3 क्विक पॉइंटर्स। एक, आई थिंक इनकी जो कोर पोर्टफोलियो है बेसिक केमिकल्स की, फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स की और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे जो डाजडा और इनके जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स का जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे हमने अच्छी खासी प्राइस रिकवरी देखी है, एंड दैट प्राइसेस हैव गॉन अप 10% एंड 7% इन द लास्ट 2 मंथ्स। इनका जो फिनॉल का कारोबार है, जो दूसरा पॉइंटर है, इसके जो स्प्रेड्स थे, फिनाइल एसीटोन स्प्रेड्स, ये Q2 के एंड पे लगभग $690 पे थे। ऑन एन एवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर हवरिंग अराउंड $760 to $780 पर टन, और आज के तारीख में जो स्प्रेड्स का भाव है वो $900 प्रति टन के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस क्या कंट्रीब्यूट करेगा इफ द प्राइसेस स्टे इन दिस क्वार्टर एंड द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। और तीसरा, आई थिंक ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट है, 0.3-0.4 पे डेट इक्विटी रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 30-35%, और जो बिजनेस फंडामेंटल्स है, प्लस ऑफ चाइना प्लस वन पॉलिसी, आई थिंक ये सारे स्पेशलिटी केमिकल शुड बेनिफिट। सो दीपक नाइट्रेट वुड बी द पिक ऑफ द डे। तो और ये हमारा BTST आइडिया था फ्राइडे का। राजेश अग्रवाल साहब, मानस जायसवाल साहब, सबने देखिए एक राहुल राहुल शर्मा जी, सबने कहा था BTST करिए, BTST करिए।
तो 7-7.5% अगर ऊपर गया है, इसीलिए गया है, ध्यान रखिएगा। और फिर जिन्होंने BTST किया है वो लोग आज मुनाफा वसूल करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मयूरेश जी बता ही रहे हैं, बढ़िया स्टॉक है और क्या पैसा बना कर दिया है। पिछले हफ्ते भी हम इस शेयर के चार्ट को आपको दिखा रहे थे। डॉक्टर साहब दिखा दीजिए एक बार चार्ट, ताकि समझ में आए हम लोगों ने क्या बात की थी। तो BTST लोगों ने किया है, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक होता हुआ आपको हो सकता है शुरुआत में नजर आए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये शेयर बढ़िया नजर आता है। ये 7 दिन का चार्ट दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते का शुक्रवार का इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए प्लीज, ताकि समझ में आएगा कि इस चार्ट में 7.5% की रैली के पीछे CNBC आवाज के वो दर्शक हैं जो हमारा शो देख रहे थे। ये देखिए फाइनली आता हुआ दिन के हाइस पर, तो बढ़िया रैली बनती हुई इसमें नजर आई। कविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कविता जी बताइए कैसे अप्रोच कर रही हैं आप भारतीय बाजारों को, और आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया दीजिए प्लीज। यस, वेरी गुड मॉर्निंग Good हेमंत morning, जी, ma'am. शैल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी सारा डिस्कशन हमने निफ्टी पे कर लिया है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं एज रिगार्ड्स योर PCR और VIX, सब कुछ कंफर्टेबल जोन में है, और ट्वीट्स पे हम लोग सबसे आगे हिंदुस्तानी चल ही रहे हैं। FIS का फ्लोज बना हुआ है। टेक्निकल सेटअप पर थोड़ा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चार्ट अभी भी बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है, और निफ्टी पर इमीडिएट अगर हम देखें तो मुझे लगता है अगर 13,150 के ऊपर हम निकलते हैं तो 13,256, 13,450 के लेवल तक हम अप्रोच करेंगे। डाउन साइड में आप देखें काफी मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं मार्केट में, और पहला जो डिमांड जोन मुझे लगता है वो 13,000 नीचे की तरफ 12,770, 12,570, ये एक इमीडिएट डिमांड जोन है जहां से आप कंटिन्यूअस बाइंग आते हुए देखेंगे मार्केट में। और टॉप कन्विक्शन आइडिया तो आज सीमेंट्स सेक्टर में मिड कैप में हम देखें रामको सीमेंट्स मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि चार्ट्स पर आप देखें एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर आप इसे इंट्राडे में देखें तो 900, 915 के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और 879 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जी का BTST ट्रेड था, तो आज बहुत सारे BTST ट्रेड हैं। देखिए सुबह सुबह आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये चार्ट दिन के हाईज पर जाकर इसने भी समाप्ति दी है। तो मानस जायसवाल साहब का BTST ट्रेड, तो जिन्होंने पिछले हफ्ते खरीदा था वो मुनाफा भी वसूल कर पाएंगे, और कविता जैन जी को ये शेयर पसंद है। एंट्री लेवल्स के लिए बताइए सही प्राइस क्या होगा कविता जी इसका? इन केस अगर ये डाउन साइड हमें मिलता है एट द लेवल ऑफ अगर प्रॉफिट बुकिंग बनी और 880 के आसपास और 879 के लेवल्स के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छी एंट्री लेवल होगा। अपार्ट 885 के आसपास भी इसे देखा जा सकता है। नाइस। तो नीचे आता है 880, 870, तो वहां पर एंट्री के मौके यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आशीष चतुर्मोता जी भी हैं हमारे साथ। आशीष जी बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। हमने काफी वोल्टास हेवेल्स इस पे बात की है, और मुझे लगता है अभी एंट्री के लिहाज से हेवेल्स एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहा है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। पहले एक अच्छी तेजी हुई, और मुझे लगता है इस पूरे कंसोलिडेशन के पीरियड में बहुत ज्यादा लॉन्ग लिक्विडेशन इस स्टॉक में नहीं हुआ। इसका मतलब जिन्होंने लास्ट 1-1.5 महीने में जो तेजी हुई उसमें बिल्डअप बनाया वो अभी भी इस स्टॉक के अंदर में पोजीशंस को होल्ड रख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है हेवेल्स के अंदर में। 790 के स्टॉप से इसको खरीदना चाहिए। 825, 830 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य मुझे लगता है हेवेल्स के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, तो पूरा आपको रैप अप आता हुआ दिख रहा है। जो हमारे टॉप कॉल्स हैं वो हेमंत जी के और मेरे ट्विटर हैंडल पर भी आपको मिलेंगे, और इसमें हैवेल्स पर एक लॉन्ग कॉल आपको चतुर्मोता साहब देते हुए दिख रहे हैं। 830 का लक्ष्य। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट हेमंत जी इस हफ्ते वीकेंड पर आपको होता हुआ दिखा, और वो था फेरबदल मार्जिनिंग रूल्स में। चाहे वो छोटे निवेशक हो चाहे वो बड़े निवेशक हो, सबके लिए एक हल्का फुल्का फेरबदल आपको आता हुआ दिखा है। यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही बारीकी से इस पर उन्होंने अध्ययन किया है, और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इन फेरबदलों से आपके ट्रेडिंग सेटअप पर फर्क पड़ेगा। यतिन जी। तो गुड मॉर्निंग शैल और हेमंत। देखिए ये जो नए मार्जिन के रूल है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कुछ नुकसान नहीं करेगा। सही है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत ब्रोकर का कंप्लायंस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको ज्यादा असर इसका पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, हाई वॉल्यूम ट्रेडर हैं और काफी सारी चीजों में एक साथ ट्रेड करते हैं, तो शायद आपको इस नियमों के जो बारे में आपको ज्यादा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि पीक मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट है जो रेगुलेटर लाए हैं, सेबी लाया है। और ये पीक मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई इंट्राडे ट्रेड करते हैं
4 किस्म की इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो चारों ट्रेड का आपको अलग अलग मार्जिन देना पड़ेगा। पहले ये होता था कि अगर आपने कोई भी प्रकार का इंट्राडे ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया है तो इंट्राडे उसका कोई मार्जिन नहीं लगता था, क्योंकि एंड ऑफ डे ब्रोकर आपकी मार्जिन पोजीशन देखता था। लेकिन अब जो पीक मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, हर ट्रेड को अलग अलग बकेट में डाल के देखा जाएगा, उस अलग अलग बकेट को मार्जिन कैलकुलेशन में लिया जाएगा। और अगर आपने कोई प्रकार का बीटीएसटी ट्रेड किया है और वहां आप निफ्टी में भी ट्रेड लेते हैं या फ्यूचर में भी ट्रेड लेते हैं, तो सभी चीजों का अलग अलग प्रकार से जो है रिपोर्टिंग करना होगा। दूसरी बात, अगर आप कोई प्रकार का बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं या इंट्राडे ट्रेड लेते हैं या डिलीवरी ट्रेड लेते हैं, तो आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन देना होगा। चाहे आप शेयर लेते हैं चाहे आप शेयर बेचते हैं, 20% मार्जिन आपको लगेगा। हाँ, जो 80% आपके पास बकाया है, क्योंकि आपने अगर बीटीएसटी किया है, अगले दिन आप शेयर बेच देते हैं, तो 80% मार्जिन आप यूटिलाइज कर पाएंगे, लेकिन 20% जो मार्जिन है आपका वो सिस्टम में ब्लॉक रहेगा। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर आप इंट्राडे क्रेडिट लेना चाहते हैं अपने शेयर्स का, तो वहां अगर आपने बीटीएसटी का सौदा वापस रिवर्स कर दिया तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपने शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में बीटीएसटी की और साथ में जब वो आपने सौदा काट लिया, यानी सौदा स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसके बाद आपने कोई निफ्टी में ट्रेडिंग पोजीशन ले ली और वापस आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो वो रिलायंस का मार्जिन जो है आपको सिर्फ 80% यूज करने को मिलेगा। नई पोजीशन पे आपको 100% मार्जिन देना होगा, और निफ्टी की जो पोजीशन है आपकी, वहां भी आपको एडिशनल मार्जिन देना होगा। तो ये आप बहुत ध्यान रखें कि जब आप कोई सौदा स्क्वायर ऑफ करते हैं और आपको वापस वही शेयर में पोजीशन लेनी है, तो आपको नए मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो 3 ढांचे हैं, पीक मार्जिन का ढांचा है, इंट्राडे ट्रेड का ढांचा है, और जब आप कोई शेयर बेचते हो तो 80% का आपको यूटिलाइजेशन मिलेगा, 20% मार्जिन आपका ब्लॉक हो जाएगा। लागत बढ़ जाएगी इन शॉर्ट, बिल्कुल है ना, तो लागत बढ़ जाएगी। अच्छा, रूल ऑफ द गेम जब चेंज होते हैं शैल जी, तो हम गेम खेलना छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, हम गेम खेलते हैं, नए रूल से खेलते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई नियम चेंज हो गया तो हम कहेंगे जी आज हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे जी, ये नियम चेंज हो गया, या सॉकर या कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो रूल बदला है, ठीक है, रूल से हम लोग अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एफआई का वॉल्यूम इंपैक्ट हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, अब मैं वीकेंड पे आर्टिकल पढ़ रहा था ऐसे ऐसे, दिस इज अ शॉट इन योर फुट, ऐसा कुछ है क्या? आप इसके बारे में भी बताइए। तो देखिए हेमंत, एक बात हमको जानना जरूरी है कि जो कस्टोडियंस होते हैं वो एफआई के सौदे उनके बिहाफ पे डालते हैं। तो कस्टोडियन का काम यह है कि बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी जो एफआई सब अकाउंट है, उसके बिहाफ पे ट्रेड करना। लेकिन जब कंप्लायंस की बात आती है, तभी जो कस्टोडियन का कहना है कि कंप्लायंस की जो पेनल्टी है या कंप्लायंस का जो पूरा का पूरा दारोमदार है, वो एफआई अकाउंट पे पड़ना चाहिए, ना कि कस्टोडियन पे पड़ना चाहिए, क्योंकि कस्टोडियन तो मियर एक बॉडी है जो सौदा फैसिलिटेट कर रही है। तो ये अनबन हो गई है, क्योंकि इस पे रेगुलेटर ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। चाहे आप कोई बैंक हो, अगर आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू ट्रेड करते हो तो एचडीएफसी बैंक आपका कस्टोडियन बन गया। तो अगर कल जाके अगर आपकी मार्जिन शॉर्टेज आती है कि कोई प्रकार की एक्सचेंज पेनल्टी लगाता है, तो वो एचडीएफसी बैंक पे ना लगाए, उसके जो एफआई क्लाइंट है उस पे लगाए, क्योंकि कस्टोडियन का काम है केवल फैसिलिटेशन करना, उसको कंप्लायंस के दायरे में ना लाया जाए, ऐसा उनका कहना है। तो जब तक ये मामले पे क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक शायद काफी सारे कस्टोडियन जो है सौदे होल्ड पे रखेंगे, शायद एफआई से मार्जिन ज्यादा मांगेंगे, हेज फंड से मार्जिन ज्यादा मांगेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कस्टोडियन का मामला है वो ट्रेडिंग साइड का है। अगर आप एक एफआई निवेशक हैं, आप वन साइड इक्विटीज अगर खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि मार्जिन तो वो भर ही रहा था। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या कोई बड़े एफआई अकाउंट्स हैं जो मल्टीपल सौदे करते हैं, वहां कस्टोडियन को शायद दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए रूल्स जो है अवेटेड है रेगुलेटर से। ठीक बात है, तो स्पष्टीकरण आ जाएगा उसके ऊपर भी। देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, जीरोधा का क्या कहना है। बहुत सारे लोग जीरोधा प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई खास इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा इन नए मार्जिन के नियमों से। तो आइए सुनिए जीरोधा का वो बयान, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। I think the impact will be as much today because the regulator has given almost like a 9-month time to transition. So actually the real kicker in terms of no leverages at all will be from September of 2021. Starting today, what is going to change is there is a cap on maximum leverage that can be offered by brokers. So the impact as such today may not be as much.
ठीक बात है। तो देखिए 9 महीने दिए थे, ऐसा नहीं है कि कल रात को ये नियम लागू हो गया, वीकेंड पर लागू अनाउंस किया और आज से लागू हो रहा है। इसलिए देखिए शुरुआत में मैं कह रहा था ये नए नियम है, थोड़ी सी लागत बढ़ेगी, थोड़ा सा कंप्लायंस बढ़ेगा। अच्छा, कंप्लायंस में हमारे यहाँ कविता जी काम कर चुकी हैं, तो कविता जी से पूछ लेते हैं कि कंप्लायंस विभाग का कितना काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है और उन्होंने कैसे रीड किया इन नए नियमों को। कविता जी बताइए आपका टेक अवे। वेल हेमंत जी, आई बिलीव लास्ट डिस्कशन में भी मैं आपके साथ थी और हमने डिस्कस किया था कि एक ऑप्टिमम टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है विद रिगार्ड्स टू दीज ऑल मार्जिन, जो कि आज से लेवी होने वाला है। तो नो डाउट अगर हम इसे ब्रॉडर लेवल पर देखें तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इम्पैक्ट कॉस्ट डेफिनेटली उनकी बढ़ेगी। और जो लेवरेज हम देख रहे हैं फिलहाल, ये जो नियम आए हैं ये बेसिकली इसलिए आए हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की जो रिस्क है वो हम कम कर पाएं, और सेबी का ये स्टेप हमने पहले भी कहा था सराहनीय है। और बेसिकली अगर इसे नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरह से हम समझें तो अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा था, जिसके चलते काफी सारे ब्रोकर्स आप देखें काफी प्रोडक्ट्स इस तरीके से लेवरेज प्रोडक्ट, ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा लेवरेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, जिसका अल्टीमेटली रिस्क क्लाइंट के पास जाता था। और शॉर्ट मार्जिन पेनल्टीज अभी तक ईओडी बेसिस पर आप देख रहे थे, जो कि अब आप देखेंगे कि इंट्राडे बेसिस पर आपको वो मेंटेन करनी होगी। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ कि ये एक फायदे की बात है फॉर दोज जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर एज लाइक जैसे यतिन जी ने अभी हमारे साथ डिस्कस किया कि हमें मार्जिन्स के लिए, जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है वो लोग तो पैसा रख के काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज द केस अगर हम हाँ जहाँ प्रॉब्लम आने वाली है वो मोर ओवर जो फ्रीक्वेंट ट्रेड कर रहे हैं वहां, या थोड़ा ध्यान रखना होगा हेजर्स को भी, जो लोग पोजीशन हेज कर रहे हैं। यूजुअली आप देखें कि जब पोजीशन हेज की जाती है तो आपने एक इन द व्यू ऑफ बुलिश मोमेंटम आपने निफ्टी को लॉन्ग किया है और उसके अगेंस्ट आपने एक एट द मनी लाइक पुट भी बाय किया है उसके अगेंस्ट। तो इन दैट केस अगर अपने इंट्राडे में पोजीशन आप देखें, मार्जिनिंग रूल जो पहले अभी आप देखे थे 60 to 70% जो है वो कम लगने लगे थे ड्यू टू द हेज पोजीशन। लेकिन आफ्टर दिस नियम आप देखेंगे कि अगर पोजीशन स्क्वायर अप हुआ तो आपका एक पोजीशन नेकेड होगा जहां पर आपको पूरा मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स को थोड़ा सा नियम को समझना पड़ेगा। ऑल्दो ये नियम को हमने एक ऑप्टिमम टाइम दिया है जो आज से लेवी होने वाले हैं, एंड इन लॉन्ग रन दैट विल बी द पॉजिटिव मोमेंटम फॉर एवरीवन। चलिए, पॉजिटिव मोमेंटम पर आप ध्यान रखिए, और जो फ्रीक्वेंट हेजर्स हैं और ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो भी एडजस्ट कर लेंगे एक आध दिन में। आज बहुत ही अहम दिन है 1 दिसंबर, और नवंबर की बिक्री के आंकड़े आएंगे पूरी की पूरी ऑटो स्पेस के। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल स्टूडियोज़ में, और वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको नियम और तेज़ी आती हुई दिख सकती है। हीरो मोटर्स से शुरू करेंगे यतिन जी, क्योंकि गाबा साहब का यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड भी है। तो देखिए शैल जी, आपने सही पकड़ा है। हीरो मोटोकॉर्प से अगर आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखेगा। लगभग 23% की ग्रोथ का अनुमान है हमारे सीएनबीसी आवास के पोल का। लगभग 6.5 लाख यूनिट के आसपास हीरो मोटोकॉर्प की होलसेल बिक्री नवंबर के महीने में हमको आती हुई दिख सकती है। और इसी प्रकार से अगर आप बजाज ऑटो की बात करें, आइशर मोटर्स की बात करें, टीवीएस मोटर्स की बात करें, तो बढ़िया सी ग्रोथ हमको यहाँ देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर आप 4 व्हीलर प्लेयर की बात करें तो मारुति की बढ़िया सेल्स आ सकती है। लगभग 11.5% का हाई बेस पे ग्रोथ दिखाएगी कंपनी, ऐसा अनुमान है। तो लगभग 1,68,000 1,70,000 के आसपास आप मारुति का नवंबर महीने का जो है सेल देख सकते हैं। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो देखिए एसयूवी सेगमेंट में बहुत सारी कंपटीशन आ चुकी है, चाहे किया हो चाहे हुंडई हो, उनके नए मॉडल्स ने कहीं ना कहीं इनकी बिक्री पर असर डाला। इसके लिए लगभग 8% की गिरावट एमएनएम के ऑटोमोटिव सेगमेंट की बिक्री पे रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो लगभग 70% की बढ़त हमको यहां देखने को मिल सकती है। तो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर सेल्स हमको रूरल मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। लगभग 35,000-36,000 के आसपास एमएनएम के ट्रैक्टर की आप बिक्री आते हुए देख सकते हैं। और अगर आप अशोक लेलैंड की एस्टीमेट की बात करें तो देखिए रिकवरी है जरूर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, लेकिन स्लो है। तो 6% की ग्रोथ यहां अशोक लेलैंड की बिक्री में आ सकती है। लगभग 10,500 या 11,000 के आसपास आपको अशोक लेलैंड की सेल आती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो 2 व्हीलर में आप 15 से 20% की ग्रोथ का बॉल पार्क ले सकते हैं कि उतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मार्केट में नवंबर के महीने में। और जहां तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स की बात है तो वहां हमको लगभग
8 से 10% की ग्रोथ आते हुए दिखाई देगी। ठीक बात है। तो देखिए, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर, ये वो स्पेस है जो सबसे ज्यादा एक्शन में आज के सत्र में रहने वाली है। थोड़ी देर में देखिए अब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे नंबर्स कैसे रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, नंबर अच्छे रहेंगे और आप देखिए जीडीपी के आंकड़ा भी अनुमान से काफी बेहतरीन रहा है। अगर ऑटो के नंबर्स को प्ले करना हो मयूरेश जी, क्योंकि पिछले हफ्ते से ही सब लोगों ने देखिए लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी शुरू कर दी थी, इसको सीधे सीधे ऑटो कंपनियों से प्ले करेंगे, ऑटो एंसिलरी स्टॉक से प्ले करेंगे या रूरल इकोनॉमी से प्ले करेंगे? आप कैसे अप्रोच करेंगे? ट्रेडर के हैट पहनकर बताइएगा और फिर इन्वेस्टर के लिए भी बताइए, क्या ऑटो स्टॉक्स में और अच्छी रौनक देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है। और जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक जो नंबर्स है हेमंत जी बहुत एनकरेजिंग है। जो जीडीपी का आंकड़ा है बेटर देन एस्टिमेट्स, जो रूरल इकोनॉमी के तरफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, मेरे हिसाब से आई थिंक ऑटो कंपनीज विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। तो आई थिंक जो टू व्हीलर्स एज अ स्पेस है, हम बार बार कह रहे हैं, आई थिंक इस पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे आई थिंक डायनामिक्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। जैसे बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं और जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रही है बैलेंस शीट पे, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, हीरो स्पेसिफिकली आई थिंक जो रूरल फोकस्ड है, बट बजाज भी आई थिंक कैन बी लुक्ड एट। ये सारी जो थीम है हेमंत जी, आई थिंक ऑटोज अगर चलेंगे तो ऑटो एंसिलरी भी चलनी है, क्योंकि आई थिंक ओईएम्स को ये सप्लाई करते ही हैं, पर रिप्लेसमेंट मार्केट से भी अच्छी खासी डिमांड आएगी। सो टायर कंपनीज, बैटरी मेकर्स, अपोलो टायर, जेके टायर, एक्साइड, अमराजा के आपने मूव देखी ही है। एंड आई थिंक दी अदर एंसिलरी प्लेयर्स इज वेल, आई थिंक प्लेयर्स लाइक सुब्रोस एज एन एग्जांपल, या फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कार्बन ब्लैक प्रोवाइड करते हैं टायर कंपनियों को, यहाँ पे भी फायदा आने की उम्मीद कर सकते हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। टायर स्टॉक्स पर खास ध्यान दीजिए, जेके टायर्स और टीवीएस त्रिचक्र, ये दोनों कैश के काउंटर्स हैं। यहां पर आपने बहुत शानदार मूवमेंट फ्राइडे को आता हुआ देखा है। माइक्रो से हेमंत जी प्रस्थान करते हैं मैक्रो की तरफ, और हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं। दो बेहतरीन रिपोर्ट्स वो आपके सामने पेश करेंगे जीडीपी आंकड़ों पर। सुमित जी बताइए, क्या अहम खबरें हैं आपके पास? देखिए, जीडीपी के नंबर्स जो आए उसके बाद कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के जो बयान है वो आते हुए दिखाई पड़े इन आंकड़ों के ऊपर। एक एक करके सभी को देख लेते हैं। पहले नोमुरा के साथ शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने जीडीपी एस्टिमेट्स को रिवाइज किया है, -10% से -8%, ये उनकी तरफ से आंकड़ा आया है। उन्होंने ये बात साफ की कि आरबीआई की तरफ से बहुत ज्यादा फेरबदल होने की उम्मीद है नहीं, वो पॉलिसी स्टांस को कंटिन्यू ही करेंगे। एक चीज बहुत क्रूशियल है कि तिमाही दर तिमाही आधार पर नोमुरा को लगता है कि ये जो आंकड़े हैं वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। एग्री और इंडस्ट्रियल सेगमेंट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सर्विसेज हालांकि थोड़ा भी पीछे की साइड पर रहे हैं, तो वहां से शायद इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बयान दिया है, उनके हिसाब से साइक्लिकल रिकवरी आ रही है और शायद रिकवरी आने वाले तिमाही में और बेहतर हो सकती है। उन्होंने ये बात साफ की कि Q3 के जो आंकड़े हैं वहां पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा Q2 के कंपैरिजन में। एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो कोटक की तरफ से आया। उन्होंने ये बात साफ की है कि क्योंकि जो अनलॉक की प्रक्रिया तेज हुई थी उसके आधार पर ये आंकड़े सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब इसका पूरा इंपैक्ट जो है वो Q3 और Q4 के अंदर आएगा। नंबर भले आपको नेगेटिव दिखाई पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े होंगे, जो ग्रोथ होगी, वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ रही है। रिकवरी स्लो रहेगी लेकिन पॉजिटिवली जल्दी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मेजरली सभी ब्रोकर्स यहां पर थम्स अप ही दे रहे हैं, किसी तरफ से कोई नेगेटिव बयान आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कोई नेगेटिव बयान नहीं, इकोनॉमी की सेहत देखिए सुधरती जा रही है। ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी बढ़िया निकल कर आएंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला है। स्टॉक 20 की टीम में भी अगर आप देखें बहुत सारे रूरल रिलेटेड स्टॉक्स आज टीम में इसीलिए दरअसल शामिल हुए थे और ये वो सेक्टर है जो फोकस में आज भी रहने वाला है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं, कुछ खबरों पे बात कर लेते हैं। टेक महिंद्रा, इससे जुड़ी हुई खबर भी है और ब्रोकरेज हाउस की शानदार खबर पर रिपोर्ट भी है। हर्षिता बताइए क्या है पूरी जानकारी? दरअसल टेक महिंद्रा ने ओवर द वीकेंड एक एनालिस्ट मीट कराई और उसमें जो आउटलुक नजर आ रहा है वो पॉजिटिव है। दरअसल कंपनी कह रही है कि ओवरऑल डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में वो FY22 फॉरवर्ड अर्निंग्स के लिहाज से डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लार्जली वो अग्रेसिव डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंटरप्राइज बिजनेस में और हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ टेलीकॉम बिजनेस में। याद रखिएगा टेलीकॉम बिजनेस एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है टेक महिंद्रा के कारोबार का। अच्छा, जो ग्रोथ आएगी वो दरअसल 5G की ओर से आती हुई दिखाई देगी और कंपनी रफली 2020 से 25 यानी कि अगले 5 सालों में 5G के लिए करीब करीब $63 बिलियन से $83 बिलियन की अपॉर्चुनिटी इस समय देख रही है, जो एक बड़ा मार्केट शेयर कंपनी के हाथ लगने के आसार बनते दिखाई दे रहे। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि जो भी एक्सेस कैपिटल या कैश रहेगा इनके हाथ में वो डिविडेंड्स और बायबैक के तौर पर जो कंपनी के निवेशक हैं उनको रिवॉर्ड करते नजर आएंगे।
तरीके से इस स्टॉक ने आपको रैली दी थी फ्राइडे को। हर्षदा जी, ये तो बात आपने टेक महिंद्रा पर कही, बताइए और कौन सी अच्छी खबरें हैं जहां पर ध्यान देना चाहिए बाजार को आज? शैल, एक्चुअली टेक महिंद्रा के साथ सुमित ने एक रिपोर्ट भी निकाली है जो इसी एनालिस्ट मीट से जुड़ी हुई थी। क्या बात? मुझे लगा उसको साथ में निपटा देते, फिर बाकी स्टॉक्स की बात कर लेंगे। तो सुमित जी, गेंद आपकी तरफ है। देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है और बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि अभी हर्षदा बता भी रहे थे कि बयान काफी ज्यादा सकारात्मक आए हैं, तो उसी के मद्देनजर सभी ब्रोकरेज हाउसेस भी अपने टारगेट्स को अपवर्ड साइड पे रिवाइज कर रहे हैं। शुरुआत करता हूं सीएलएसए की एक रिपोर्ट के साथ। सीएलएसए ने 1030 के टारगेट दिए और जिनको रिवाइज किया 980 से बढ़ाकर। तो ये पहले टारगेट 980 से बढ़ा के 1030 किया है। एक जेफरीज का टारगेट आया 1000 का। नमूरा ने भी अपने टारगेट्स को रिवाइज किया, लेकिन 975 की रेंज में आ रहा है 870 से बढ़ा के। तो मेजरली सभी की तरफ से टारगेट्स अपग्रेड आए हैं इस खबर के बाद। अब रही बात बयानों की, तो उन्होंने साफ की है कि 5G जिसकी भी बात हर्षदा कर रही थी, ये एक गेम चेंजर होगा और अब कंपनी पूरी तरह से गेयर्ड अप है इस सेगमेंट को फर्दर इनकैश करने के लिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की तरफ ये जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा एबिट मार्जिन 15% की तरफ कंपनी ले जा सकती है। 12-13% की रेंज में कहीं ये चल रहे हैं, 15% की तरफ ले आने की बातचीत हो रही है और अब 5G की तरफ से रियलाइजेशन और बेटर आ सकता है। तो मेजरली पॉजिटिव खबर, और खबर के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस तरफ से टारगेट्स हैं वो भी रिवाइज किए गए हैं। 1000 रुपए के आसपास के नए टारगेट्स आ रहे हैं। चलिए, 1000 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर एक बहुत शानदार एम लगा सकते हैं। फिलहाल 875 पर आपको टेक महिंद्रा बंद होता हुआ दिखा था फ्राइडे को। हर्षदा जी, अब आप बताइए और कौन सी ऐसी खबरें हैं जहां पर हमारा ध्यान रहना चाहिए आज के सत्र के? फार्मा कंपनियां रेडार पर रखनी चाहिए। दरअसल ग्रैन्यूल्स को लेकर एक नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव रेडार पर है। दरअसल कार्लाइल इस कंपनी में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहा है। ये चर्चा इनफैक्ट एडवांस स्टेजेस में आ चुकी है। $1 बिलियन तक का निवेश करने की बात सामने निकल कर आई है और प्रोमोटर्स का हिस्सा दरअसल कार्लाइल खरीदेगा और अगर ये सौदा होता है तो यहां पर एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होने के पूरे आसार हैं। ये सूत्रों के हवाले से नेटवर्क 18 की एक खबर है। दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क आप रेडार पर रखिएगा। दरअसल ग्लेनमार्क ने एक अग्रीमेंट किया है डॉक्टर रेड्डीज के साथ। इनकी कुछ एंटी एलर्जी की दवाइयां हैं, वो इन्हें डाइवेस्ट कर रही है और लार्जली 3 स्पेसिफिक मार्केट्स में ये डाइवेस्टमेंट हो रहा है, रशिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये तमाम दवाइयां अब डॉक्टर रेड्डीज के खेमे में आएंगी, ग्लेनमार्क से बाहर निकलेंगी। राइट, तो डॉक्टर रेड्डीज, ये देखिए आज राजेश सतपुते जी ने अपना कॉल भी दिया है। उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी डॉक्टर रेड्डीज है और डॉक्टर रेड्डीज से जुड़ी हुई खबर भी है। तो इसके ऊपर तो बात हो चुकी है। ग्रैन्यूल्स के चार्ट्स को भी एक बार देखिए। मानस जी, बताइए इस खबर के चलते ये स्टॉक भी क्या मूव कर सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? देखिए, जहां तक हेमंत जी ग्रेनुल्स की बात है, ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट देखा था करीब मेरे ख्याल से 4 या 5 सेशन पहले, जब स्टॉक ने 400 के लेवल्स को ब्रेक किया था। उसके बाद पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि इस कंसोलिडेशन पे आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है। 394 ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल होंगे और पोजिशनल टारगेट में पहला जो टारगेट होगा वो 450 का होगा। तो बिल्कुल आप करंट लेवल खरीदारी करिए और 394 के स्टॉप लॉस रखिए। एक बात है, तो इसके ऊपर नजर होगी। मोदी साहब गए थे, देखिए अहमदाबाद जायडस कैडिला की फैसिलिटी में, हैदराबाद भारत बायोटेक की फैसिलिटी में, पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के फैसिलिटी में। और सबसे अच्छी बात ये नजर आई, सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वो ट्वीट आया कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। वीकेंड पर मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि फाइजर ने कुछ ऐसे बक्से बनाए हैं, बिल्कुल बैग सूटकेसेस, जिसके अंदर ड्राई आइस के साथ वैक्सीन रखी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता थी ये नेगेटिव 70, 60, 50 में ये वैक्सीन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। तो बस्तों में आएगी, तो बक्स से खुलेंगे, उसके बाद वैक्सीन लगेगी। हाँ, हेमंत जी, आप ये सोचिए कि अगर एक ऐसी चीज तैयार हो चुकी है जिससे आपको समस्या हल होती हुई दिख रही है, तो उसको लॉजिस्टिकली ट्रांसपोर्ट करना एक आसान काम है। सही बात है। वैक्सीन बनाना कठिन था, लेकिन उसको आपको और मेरे तक पहुंचाने में कोई ऐसी समस्या आपके सामने आएगी नहीं। जो उसका लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बेहतरीन है। सही बात है। चलिए, तो इसके ऊपर तो फोकस हो गए। ग्लेनमार्क हर्षदा ने बताया ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहने वाला है डॉक्टर रेड्डीज और ग्रैन्यूल्स के अलावा। तो ग्लेनमार्क का भी एक चार्ट चेक करके बताइए कविता जी, कैसा लगता है आपको? यस हेमंत जी, ग्लेनमार्क, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ग्लेनमार्क अभी फिलहाल आप देखें ऑन डेली चार्ट फिलहाल साइडवेज में है। वंस अगर ये आप स्टॉक कल 471 पर क्लोजिंग दिया है, 485 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वंस अगर इसे क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक में मोमेंटम अप टू
506 तक के लेवल्स पोजिशनली मुझे आते हुए दिखते हैं। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 482 का। वंस इसे क्रॉस करता है तो अपसाइड इज ओपन अप टू 509, 515 के लेवल्स तक जाएगा। और नियरेस्ट अगर देखें तो रिस्क रिवॉर्ड के चलते सपोर्ट के पास है साइडवेज में, जहां स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 460 के लेवल का। राइट, तो इन तीनों फार्मा स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा। स्टॉक 2020 की टीम में भी देखिए, नीरज भाई की टीम में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स थे और वो कहते फार्मा सेक्टर जो है सेक्टर ऑफ द डे आज हो सकता है। सेम बात आपको राजेश सतपुते जी भी देखिए आज बताते हुए, और इस समय हमारे साथ मेहरबून ईरानी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी व्यू ले लेते हैं। फार्मा में उनको क्या पसंद है, जीडीपी के आंकड़े देखने के बाद कौन से रूरल सेक्टर के स्टॉक्स उनको अच्छे लगते हैं या दूसरे शेयरों के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनकी नजर है। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए आपके टॉप कन्विक्शन आइडिया और फार्मा स्पेस आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक फार्मा स्पेस में जो करेक्शन आई है, आई थिंक जो साइड ट्रैक पे चला गया था, लोग बाकी के सारे सेक्टर्स में आ गए थे, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर फिर से एक्शन शुरू होगा तो। इसमें मेरा टॉप पिक हमेशा की तरह डॉक्टर रेड्डीज रहेगा और जॉइंट फर्स्ट में दूंगा एलेंबिक फार्मा को। करीबन 1000 रुपए के आसपास एलेंबिक फार्मा जो स्टॉक है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेल मैनेज्ड कंपनीज इन द फार्मा स्पेस। और जब भी फार्मा कंपनीज की बात करते हैं, टॉप 5 फार्मा कंपनीज के लोग भूल जाते हैं एलेंबिक फार्मा के बारे में, तो रिलेटिवली अंडर ओन्ड है, रिलेटिवली कम लोग बात करते हैं। और उसी के कारण आई एम वेरी 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 पॉजिटिव, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगले 2 साल के नंबर्स काफ़ी अच्छे आने चाहिए। मेरा पर्सनल टारगेट इसमें रहेगा विद क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस। पर्सनल टारगेट रहेगा करीबन यहाँ से एटलीस्ट 75 to 100% एप्रिसिएशन ओवर द नेक्स्ट 2 years। सो डॉक्टर रेड्डीज एट नंबर 1 अलॉन्ग विद एलेंबिक फार्मा मेरे टॉप पिक्स रहेंगे फार्मा स्पेस में। एलेंबिक फार्मा में हेमंत जी एक बहुत शानदार QIP हुआ था लगभग 3 महीने पहले, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में। फैंटास्टिक कंपनी है, और अगर ईरानी साहब ने इस पर रिसर्च की है तो इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। समय आते वक्त आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लेकिन हर्षदा जी जुटी हुई हैं और जो बचे हुए स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शैल, अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। दरअसल फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमुंडी ने SBI ग्रीन बॉन्ड्स बेचने की वार्निंग दी है अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अदानी एंटरप्राइजेस की कार्माइकल माइन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। याद रखिएगा $1 बिलियन तक का फाइनेंस SBI अकेले दे रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ये इनफैक्ट वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चित कंपनी भी बन गई थी, क्योंकि एक शख्स आ गए थे कि SBI को लोन नहीं देना चाहिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि एनवायरमेंट के पक्ष में एक फ्रेंच कंपनी ने कॉल ले लिया है कि अगर SBI फाइनेंस करता है तो SBI के जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो बेच देंगे। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट आती हुई, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस खबर को लेकर। दूसरी तरफ इंडिया बुल हाउसिंग फिर रेडार पर है। इन्होंने एक और हिस्सा ओक नॉर्थ को इनफैक्ट बेच दिया है। करीब 93 करोड़ इनके हाथ लग रहे हैं इस पर्टिकुलर हिस्सा बेचने के बाद। और याद रखिएगा पिछले 3 महीनों में कंपनी ने 2670 करोड़ ऑफ कोर्स ओक नॉर्थ को अपना हिस्सा बेच के और साथ ही साथ QIP के जरिए रेस किए हैं। SRF रेडार पर रखिएगा। 27 नवंबर यानी कि पिछले हफ्ते ही फ्राइडे को रेजिन प्लांट इन्होंने कमीशन किया है। इस टोटल प्लांट में करीब $19 मिलियन तक का निवेश किया हुआ है। इंडियन होटल रेडार पर रहेगा। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 3 नए होटल्स ईस्टर्न इंडिया में खोलने वाले हैं। 2 कोलकाता में खोले जाएंगे, 1 पटना में खोला जाएगा, और अंबुजा न्योटिया ग्रुप के साथ मिलकर तीनों होटल्स पे कंपनी काम कर रही है। हैल रेडार पर रखिएगा। दरअसल हैल ने वक्त से पहले सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक डिलीवर कर दिया है। ये इसरो को डेवलप करके दिया गया है। दरअसल इस पर्टिकुलर क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक का इस्तेमाल GSLV MK3 लॉन्चिंग व्हीकल में किया जाता है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है हाल के लिए। गायत्री प्रोजेक्ट्स रेडार पर रहेगा। कंपनी के हाथ 395 करोड़ के ऑर्डर्स लगे हैं। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर रेडार पर रखिएगा। 98 करोड़ का इनके हाथ ऑर्डर लगा है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की ओर से।
प्रेमियर एक्सप्लोजिव्स के हाथ 26 mm शैफ्ट्स डिलीवर करने के लिए करीब 14 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से आया है। केसुराम इंडस्ट्रीज दरअसल फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है एनसीडी या फिर ओसीडी के जरिए 2200 करोड़ रुपए ये रेस करेंगे। तो ये फिलहाल वो कुछ स्टॉक्स है जो रेडार पर रहेंगे। साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वेदांता इंटरेस्टेड पार्टी के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट का हिस्सा खरीदने के लिए। तो एससीआई देखिए ये स्टॉक भी एक्शन में रहने वाला है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था। वेदांता को सब कुछ सबके नाम देखिए, सब में आ रहा है वेदांता का नाम। अच्छा हेमंत जी, एक बात है कि वहाँ पर जो बैलेंस शीट है वहाँ पर इतने प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं, लेकिन जो ओनर हैं वो आपको हर एसेट को बिड करते हुए दिखेंगे और जो उनका मूलतः एसेट है उस पर उन्होंने पैसे देने से मना कर। पहले बीपीसीएल के साथ नाम आ रहा था, एससीआई के साथ नाम आ रहा था। आप समझ गए होंगे हमारा कहने का मतलब क्या है। लेकिन ये सब रिपोर्ट्स हैं, ध्यान रखिए इस तरह की रिपोर्ट्स आती हुई। लेकिन जो भाषा ने बताया, देखिए एचसीसी वीसीसीएल जॉइंट वेंचर को भी 236 करोड़ रुपीस के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन रेलवे के ऑर्डर्स मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। आज मैं नीरज भाई की टीम देख रहा था, बहुत सारे उन्होंने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स आज टीम में शामिल किए थे। आज भी देखिए खबरें हैं, गायत्री को प्रोजेक्ट्स को 395 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी साफ तौर पर फोकस में आज के सत्र में रहने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित ओवर द लॉन्ग वीकेंड अगर कोई खबर रही, उस पर मेहरबून साहब का एक टेक ले लेते हैं। अच्छा, मेहरबून साहब तो देखिए पहले शुरुआत में एक अखबार के एडिटर भी थे, तो ये न्यूज़ को बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं। शेयर बाजार के तो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन न्यूज की एनालिसिस भी बढ़िया तरीके से करते हैं। सर ये बताइए, ये आप कैसे देख रहे हैं अडानी एंटरप्राइज की इस खबर को कि फ्रेंच की कंपनी कह रही है कि वो एसबीआई के ग्रीन बॉन्ड बेच देगी अगर आपने फाइनेंस किया तो? सर देखिए, मैं ऑनेस्टली कहूंगा अडानी ग्रुप के बारे में और खास करके अडानी एंटरप्राइज के बारे में कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3-4 साल में। जो डीमर्ज्ड एंटिटी लिस्ट होकर आई थी, अडानी ग्रीड हो, अडानी ट्रांसमिशन, जो भी कंपनीज, अगर उसके मार्केट कैप देखो और कंपेयर करो मार्केट कैप को 3 साल पहले से, तो एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी आई थी। काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, थोड़े लोगों ने एक्सेप्ट किया, और आज भी काफ़ी लोग शंका मना रहे हैं कि कंपनी समझ में नहीं आ रही है, क्या कैसे वैल्यू करे। बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटली इसे वैल्यूएशन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप समझो कि इसके और 1-2-3 बिजनेस कम से कम है जो मैं समझता हूँ अगले 2 साल में वो भी डीमर्ज होकर बाहर आएंगे, तो यहाँ पर शायद एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो भी इन्वेस्टर्स से मैं बात करता हूँ, खास करके जो अब्रॉड बैठे हुए, सिंगापुर, हांगकांग में बैठे हुए, आई थिंक लोग काफ़ी शंका मना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का इंसिडेंट को लेकर। तो ये इंसिडेंट को मैं कहूँगा लाइटली लेना नहीं चाहिए। अमाउंट भले कम हो, लेकिन आई थिंक अगर आप कोई भी फॉरेन एफआई फर्म के साथ बात करो, वो फिर से यही बात अकेले में शायद निकालेंगे, पब्लिक फोरम में नहीं निकालेंगे कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है, कंसर्न एरिया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो इससे ग्रुप चल रही है, अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ से भी एक इन्वेस्टर को अच्छा पैसा दे सकता है। बायस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो साइड में रखिए, अल्टीमेटली इन्वेस्टर को पैसे कमाना है। तो मैं मानता हूँ पैसे कमाने का ये लेवल से भी अडानी एंटरप्राइज में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। रही बात ऑस्ट्रेलिया के रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर है और ज़्यादा में ज़्यादा कंजर्वेटिवली मैं कहूँगा एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ये लेवल से भी अडानी एंटरप्राइजेस क्वालिफाई करता है। एयरपोर्ट का बिजनेस हो, बाकी के 1-2 बिजनेस हो, आई थिंक मैं समझता हूँ अगले 12-18 का 24 महीने में वो डीमर्ज होकर आपको शेयर्स उसके भी मिलने चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्लियर डिस्क्लोजर्स इन केस। तो ईरानी साहब, बहुत ही शानदार और आपने एक सेटबैक व्यू दिया है कि किस तरीके से अडानी एंटरप्राइजेस को आप लंबी अवधि में देखें। और अभी हेमंत जी और मैं चैट कर रहे थे, उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि रिस्क है तो इश्क है और भाव भगवान है। आपने बहुत शानदार रैली पूरे के पूरे अडानी ग्रुप में आते हुए देखी है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात हेमंत जी, मैं वीकेंड पे एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक अडानी ग्रुप का ETF बनना चाहिए। सही है। जिसमें आप एक छोटा सा दाम दें, यूनिट खरीदें और आपको 6 के 6 लिस्टेड स्टॉक्स का लुत्फ उठाने को मिले। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आशीष जी से जुड़े, उनका एक जैकपॉट शेयर है आज। आशीष भाई बिल्कुल तैयार हैं हम लोगों को क्विज करने के लिए, कौन बनेगा जैकपॉट में। आशीष भाई बताइए, अच्छा सेक्टर तो बताइए और उसके बाद क्यों भी बताइएगा, कौन से सेक्टर पर नजर है आपकी?
अच्छा, दो संकेत, दो क्यूज हैं, दो इमेजेस हैं आप लोग की स्क्रीन्स पर आएंगी और आपने बहुत ब्यूटीफुली सुपर डिस्क्राइब करा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल और लग रहा है ये हफ्ता इन्हीं तरह के स्टॉक्स का है, तो बिल्कुल उसी स्पेस से एक काउंटर है, छोटी कंपनी। पहली इमेज जो स्क्रीन पर आएगी वो दरअसल इमेज देख के आपको समझ में आ जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस, वो इवोल्यूशन पूरा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। पर इस इमेज को लेकर आई एम श्योर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इमेज क्यों है। तो दूसरी इमेज जो आएगी वो शायद मैन की सबसे बड़ी डिजायर, आज बायोलॉजी की क्लास है आशीष भाई, इमेज आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये मुझे मेरे बच्चे की स्कूल टेक्स्ट बुक में की याद दिला दी आपने। और दूसरी इमेज थोड़ी कंफ्यूज कर देती है। इमेज के बाद दूसरा जो ये जब डिकोड करेंगे मुझे लगता नहीं शायद कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके। लेकिन ये सबसे बड़ी मैन की डिजायर है। मुझे याद आता है, टीचर तो कहता है मैंने तो पेपर सरल ही बनाया था, वो तो बेचारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मुश्किल लगता है। चलिए, तो हेमंत जी एक बात तो मुझे ये समझ में आ रही है कि जो पहला क्लू होता है ना वो तो गुगली होती है, वो आपको पिच से परे लेके जाएगी। लेकिन दूसरे क्लू में कम से कम ये दिख रहा है कि भाई या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है क्योंकि आपको एक घर दिख रहा है और घर की चाबी दिख रही है, या कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे बनाने वाली बात है घर को। हाँ, इसमें हस्बैंड वाइफ पीछे खड़े हुए हैं, दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया, चाबी इनके हाथ में है। ये तो मेरे समझ के परे है। कविता जी से पूछ लेते हैं। कविता जी, ये आपको ये समझ में आ रहा है आशीष भाई ने जो गुगली डाली है? पहली गुगली देख के तो कुछ मैनकाइंड सॉर्ट ऑफ जाने लगी थी मैं, पर फिलहाल दूसरी इमेज देखते हुए कोशिश कर रही हूँ इसे रिजॉल्व करने की, बट निकाल नहीं पाई हूँ। ठीक बात है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम आपके पास पूरा है। सतपुते जी से पूछ लेते हैं। सतपुते जी, कुछ समझ में आ रहा है? आप तो आशीष भाई को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। मैंने तो एक दो बार ट्राई किया था और जैसे शैली ने कहा था कि पहला वाला गूगली होता है, मैं वहीं पे गुम हो जाता हूँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है दिन ब दिन। ये पेपर थोड़ा सा सही सिंपल वाला सेट करिए। देखिए, इम्तिहान आप सुबह सुबह लेते हैं, वो भी बाजार खुलने से पहले। आशीष भाई, हमें ये बताइए, अच्छा 20% वाला है या 10% वाला सर्किट वाला है? मेरे काम का तो यही है। क्योंकि आपका जैकपॉट, ये मैंने इसलिए कहा, ये जो आपका जैकपॉट खुलता है 10% ऊपर, ये पेपर ट्रेडर्स के पास जगह बचती है बाकी के 10%। डर ये लगता है जब एक पेपर सेट करो तो डर ये लगता है स्टूडेंट बहुत आसानी से डिकोड कर लेंगे, और जब मैं 9:07 पे जाऊंगा ना डिकोड करने, तब आपको समझ में आएगा कितना इजीली डिकोड हो सकता है। तो मुझे डर है कि कई लोग शायद इसे इजीली डिकोड कर लेंगे। 10 वाला है 20 वाला है, ये तो बताइए कम से कम, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है, 10% ऊपर तो खुल जाते हैं आपके सारे जैकपॉट, उसके बाद लोग पैसा बनाते हैं अगले 10% के लिए। और ये मैंने देखा है पिछले हफ्ते, शैल जी देख लीजिए वो मिर्जा में क्या हुआ। उससे पहले वाला कौन सा था? अल्फा जियो 20% का सर्किट लग गया, वो भी 8-10% ऊपर खुला। तो 20 वाला है 10 वाला है? नहीं, रूम मिलेगा, 20% वाला है स्टॉक। आशीष जी ये भी बता दीजिए, 200 रुपए से नीचे है या 100 रुपए से नीचे है? ये तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल उन्होंने शुरू में बोला है, कोई मिड कैप है। हाँ, तो ये 100 के नीचे वाला है शैल सर, डबल डिजिट वाला। तो ये तो इस डबल डिजिट वाला, यानी ये तो 100 के नीचे वाला है। चलिए, तो अभी आशीष भाई हमसे क्विज करते हैं, थोड़ी बहुत क्विज हम भी सुबह सुबह किया करेंगे। इतने सारे हिंट तो देखिए मिले हैं। जायसवाल साहब, आपके लिए थोड़ा और हिंट आ चुके हैं, समझ में आ रहा है कौन सी कंपनी है? देखिए, मैंने एक दो बार स्टार्टिंग में जब इन्होंने क्लूज देने चालू किए थे, तब से मैंने एक दो बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद हथियार डाल दिए। तो अच्छा तो ये रहेगा जब ये बताएंगे तभी मैं समझूंगा कि ये कंपनी क्या है। चलिए ठीक है, तो इंतजार रहेगा 9:07 का, जब आशीष आपको बताएंगे कि कौन सी स्टॉक है जिनके ऊपर नजर उनकी रहने वाली है। तो देखिए, ये सारी खबरें हैं जो फोकस में रहेंगी, जो थोड़ी देर पहले बताई, और एक जैकपॉट स्टॉक थोड़ी देर में सामने आएगा। लेकिन मैं एक राय मेहरबून सर आपसे लेना चाहता हूं आज की सबसे बड़ी स्टोरी पर, और वो है ये मार्जिन वाली स्टोरी। आपके आने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, जीरोदा से भी कविता जी ने भी अपना टेक दिया। आप कह रहे हैं ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप कैसे पढ़ रहे हैं इन नए नियमों को जो आज से लागू हो रहे हैं, पीक मार्जिन वाले? जोर से चेंज होते जा रहे हैं, आई थिंक, और नए नए चीज सुनने को आ रहे हैं। आई थिंक इट्स डेफिनेटली नॉट द बेस्ट थिंग टू हैपन। और अगर आप ये सवाल शायद मुझे या फिर और किसी को भी अगर कल सुबह पूछते तो लोग कहते हैं कि एक बहाना मिलेगा मार्केट को करेक्ट होने का। एक बात अलग है कि यूएस फ्यूचर्स वैसे अच्छे हैं,
ग्लोबली मार्केट्स अच्छे हैं, लोग ये फैक्टर को शायद साइड पे डाल दें, बट अल्टीमेटली दिस इज अ फैक्टर विच पॉसिबली इज नॉट द बेस्ट ऑफ थिंग्स टू हैपन फ्रॉम द मार्केट सेंटीमेंट एंगल। पिछले 3 हफ्ते में आई थिंक एवरी वीकेंड में 2 आदमी कम से कम बोलता है कि लगता नहीं मार्केट जोर से घटेगा। एक हफ्ते पहले 4 आदमी मिलकर बोल रहे कि लगता नहीं मार्केट जोर से घटेगा, और कल और भी आदमी बोल रहे थे। और जब तक ये कॉम्प्लेसेंसी मार्केट में नहीं आती और मार्केट शंका लेती जाती है मार्केट में कि मार्केट घटना चाहिए घटना चाहिए घटना चाहिए, मार्केट घटेगा नहीं। मार्केट जब भी घटता है और करेक्शन तभी आता है जब भी पूरी तरह से कॉम्प्लेसेंसी आ जाए, और आज भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, आज भी नर्वसनेस है, भले मार्केट बढ़े। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ फैक्टर विच विल अफेक्ट द मार्केट बियॉन्ड द पॉइंट। और जैसे मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपको कहते आ रहा हूँ कि जो भी फॉल आएगा विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू मी मोर देन 5 to 10%। बट येस, ऐसे ही फैक्टर्स है जो एफपीआई की अनाउंसमेंट है, ऐसे ही कुछ फैक्टर आ सकते हैं जहाँ से एक बार मार्केट टेम्पररी पंचर हो सकती है, और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक द मूव इज स्टिल पॉजिटिव एंड आई थिंक मार्केट स्टिल वांट्स टू गो अप अ लिटिल बिट हायर फ्रॉम दिस प्रेजेंट लेवल्स। और रही बात फॉरेन मनी की, आई थिंक जो से नल खोला है पानी आते रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फरवरी में, मेरा पर्सनल व्यू है जो भी मैं वेबसाइट्स पे पढ़ता हूँ, I think a bigger stimulus package can be expected maybe 2 months down the line, which could be another big positive trigger for the riskier assets like equity, India included. बहुत बेहतरीन तरीके से ईरानी साहब आपने समझाया कि कोई ऐसा इमीडिएट रिस्क नहीं है और बाजार में हल्का सी गिरावट आती है तो आप उसमें खरीदारी कीजिए। हेमंत जी, 3 काउंटर्स जो न्यूज़ में हैं वो हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टेक महिंद्रा और खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल राय ले लेते हैं। राजेश सतपुते साहब से जुड़ते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे, वो आपको बताएंगे किस हिसाब से मूवमेंट उनको आज आते हुए दिखता है। आपके सामने सतपुते साहब, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट बताइए, क्या राय है? सर जी बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट अगर आप इसको वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक कन्विक्शन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये 160 170 का जो क्लस्टर है ये इसको रिस्पेक्ट करेगा पोजिशनली, और सामने कहाँ तक जा सकता है। तो अगर मैं सही हूँ तो मेरे हिसाब से पोजिशनली अगर आप इसे 3 महीने का वक्त है तो 280 300 का टारगेट मुझे यहाँ से दिखता है। तो एक बड़ा अपसाइड यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है, और हाई बीटा है तो इसको वक्त नहीं लगेगा। रही बात ट्रेडर की, 180 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपका स्टॉप लॉस 180 ही होना चाहिए, 188 का क्लोज है, और सामने जैसे ही ये 195 196 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर ये 210 तक भागेगा। तो एट दिस लेवल 180 का स्टॉप लॉस एंड गो लॉन्ग। जी, मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे, वो आपको राय देंगे टेक महिंद्रा पर। यहाँ पर आपने एक फ्लैट क्लोजिंग फ्राइडे को देखी, लेकिन काउंटर पर बहुत ज़बरदस्त आपको बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। आपकी राय जायसवाल साहब, टेक महिंद्रा 878 प्राइस फ्यूचर्स में। शैल जी देखिए, आईटी स्टॉक्स में काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है मीडियम टर्म के आउटलुक से। लेकिन अगर केवल 2 स्टॉक पिक करने होंगे तो पहला चॉइस होगा विप्रो का और दूसरा चॉइस होगा टेक महिंद्रा का, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां फ्लैग पैटर्न बनना है। आई थिंक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट भी है वीकली चार्ट पे, और इस ब्रेकआउट के बाद आप कम से कम 100-125 रुपए देखने को मिल सकती है। तो 10% का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है। 20 डे मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 840 के आसपास है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 840 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें और कम से कम 975 की टारगेट सेट करें। ठीक बात है। तो देखिए बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में भी, और ये तमाम स्टॉक्स तो रडार पर रहेंगे। हाई बीटे का